इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सूरज की तपिश के बीच मन तो होता है कि 2 पल सुकून के आराम कर ले, लेकिन जिम्मेदारियों के तले मन का भटकाव हमेशा बना रहता है। मन में बस यही विचार चलते रहते हैं कि आगे ऐसा करना है, वैसा करना है। जी हाँ, अभी और आने वाला समय तक सुबह हमें ठंडे ठंडे घाम मतलब 10 बजे तक और शाम में 4 बजे के बाद ही हमें अपने खेती के कामकाज करना चाहिए। लू के थपेड़ों से बचते हुए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाहर जाते समय पीने का पानी अपने साथ रखें, धूप से बचाव के लिए छतरी का उपयोग ज़रूर करें और पतले सूती कपड़े से सिर को ढककर रखें। शरीर में पानी की कमी ना होने दें, इसके लिए समय समय पर पतले तरल पदार्थों का सेवन हमेशा करते रहें। जी हाँ, बाहर तेज धूप आने के बाद सीधे कूलर या पंखे की हवा के संपर्क में ना आए और ना ही एकदम से ठंडा पानी पिए। कुछ देर रुककर इस मौसम में मौसमी फलों का सेवन करें। जी हाँ, वरना लू लगने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल। तला भुना या फिर ज़्यादा मसालेदार भोजन करने से परहेज करें और यदि इन सब के अलावा भी यदि हमें ऐसा लगे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है तो थोड़े बहुत ही घरेलू उपचार के साथ ही चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि यदि स्वास्थ्य के लिए हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो फिर लंबे समय का जो हमें आराम करना पड़ सकता है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी इस महत्वपूर्ण सलाह के साथ आइए स्वागत करते हैं हम अपने सभी किसान भाइयों बहनों और सभी श्रोताओं का हमारे अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। जी हाँ, और आज की चौपाल सजी है आपकी बहन हेमा विश्वकर्मा और कविता साहू के साथ। तो आप सभी को हमारी राम राम। आज चौपाल में हमारी बात होगी, आज की बात है छिंदवाड़ा में जायद फसल प्रबंधन पर। जी हाँ, और चर्चा होगी आज कद्दू, लौकी, तरबूज की खेती पर। साथ ही होगा आज का मेहमान क्रम में आज हमारे साथ हैं ग्राम हथनापुर के श्री राजेश सनोडिया जी, जो हमें जानकारी देंगे मत्स्य पालन के संबंध में, और आपसे बातचीत करेंगी कविता साहू। कुछ महत्वपूर्ण संदेशों के अलावा होंगे कुछ लोकगीत और लोक भजन भी। तो फिर चलिए हेमा बहन, शुरुआत में सुनवाते हैं हमारे किसान भाइयों को ये संदेश। आओ किसान भाई, आओ किसान बहनों, सीखें नई तकनीक, बढ़ाएं अपनी खेती का धन। रायसेन में सजेगा ज्ञान का ये मेला, उन्नत कृषि महोत्सव। सुनहरा ये मौका 11 से 13 अप्रैल दशहरा मैदान रायसेन में 300 से ज्यादा स्टॉल, जानकारी हर ज्ञान में, 24 प्रशिक्षण सत्र, सीखो नए तरीके, खेती बने आसान, बढ़े आपके नतीजे। बीज हो या मशीन या बाजार की बात, हर समस्या का समाधान मिलेगा एक साथ। तो देर ना करें, आज ही करें पंजीकरण व्हाट्सएप हेल्पलाइन या ऑनलाइन माध्यम। आओ मिलकर बढ़ाएं खेती की पहचान। उन्नत कृषि महोत्सव, किसानों की शान। 11 से 13 अप्रैल रायसेन, आपका हार्दिक स्वागत है। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। और इन संदेशों के बाद चलिए हम पहले जुड़ते हैं मनोरंजन के क्रम से और सुनते हैं शाहिदा कुरैशी की आवाज़ में ये देवी गीत। अंबिके जगतारिणी मां शारदा
सुनो सुनो, एक परिवार की कहानी, डॉक्टर के सामने जिनसे हुई नादानी। तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना? नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो। तुम हो ही भुलक्कड़। भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली। लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में। आभा? जी हाँ, मोदी सरकार की डिजिटल पहल, जिसके तहत अब तक 86 करोड़ से अधिक नागरिक बनवा चुके हैं आभा, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 14477। आओ किसान भाई, आओ किसान बहनों, रायसेन में लग रहा है ज्ञान का मेला। 11 से 13 अप्रैल दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आपके सम्मान में। 300 से ज्यादा स्टॉल, 24 प्रशिक्षण सत्र, नई तकनीक से बढ़ेगी आपकी फसल बेहतर। अभी करें पंजीकरण व्हाट्सएप या कॉल। उन्नत खेती की ओर बढ़ाएं अपना कदम आज ही। उन्नत कृषि महोत्सव, किसानों की तरक्की का उत्सव। और इस विज्ञापन के बाद आइए अब हम जुड़ते हैं अपनी आज की बात से, जिसका विषय है छिंदवाड़ा में जायद फसल प्रबंधन। श्रोताओं, अप्रैल और मई का महीना किसान भाइयों के लिए बहुत काम का समय होता है। इस समय लगभग रबी फसल की कटाई हो चुकी होती है और खेत खाली पड़े होते हैं। किसान भाई इस समय नई फसल का इंतज़ार करते हैं। सही जानकारी से किसान भाई इस छोटी सी अवधि की फसल लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। हाँ हिमा बहन, आपने बिल्कुल सही कहा। ये समय है जायद की फसलों का। जायद की फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है और बाज़ार में इसकी मांग भी ज़्यादा बनी रहती है। अभी हम देख ही रहे हैं, है ना। सही फसल का चयन और उचित प्रबंधन अपनाकर किसान भाई अच्छी उपज ले सकते हैं और बेहतर आमदनी भी कमा सकते हैं। बिल्कुल कविता बहन, जायद फसल प्रबंधन में नरवाई प्रबंधन एक प्रमुख प्रबंधन है। छिंदवाड़ा जिले के किसान भाइयों को समय समय पर कृषक संगठनों के माध्यम से नरवाई जलाने के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाती है। जी, नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वर क्षमता भी कम होती है। इसका प्रबंधन करना आवश्यक है और साथ ही कविता बहन, इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नरवाई जलाना के लिए हम सभी लोग मना करते हैं और इसे नहीं जलाना चाहिए। हिमा बहन, ये भी देखते हैं हम कि छिंदवाड़ा ज़िले में फसल विशेष प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जी हाँ। है ना। नरवाई जलाने से रोकने के लिए नो बर्न जोन के तहत सुपर सीडर और मल्चर जैसे यंत्रों का उपयोग करने पर भी जोर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, जायद फसल प्रबंधन के तहत जल प्रबंधन भी की जो कड़ी भी एक प्रमुख कड़ी है। गर्मी में अक्सर पानी की कमी देखी जाती है। हाँ जी। जी, इसके लिए ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई पर जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, इससे पर्याप्त सिंचाई अच्छे से हो जाती है। बिल्कुल। किसान भाइयों, फसल प्रबंधन में उन्नत तकनीकों को अपनाकर जायद में अच्छी उपज हम ले सकते हैं। मक्का की कटाई के बाद में बिना खेत जोते सुपर सीडर से सीधे गेहूं और अन्य जायद फसलों की बुआई हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कविता बहन। और जायद फसल प्रबंधन के अंतर्गत मक्का, सोयाबीन और सब्जी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें बीसा की सहायता से सुपर सीडर, ज़ीरो टीलेज और DSR जैसी जो तकनीकें होती हैं, इसमें सीधी बिजाई की जाती है। ये आधुनिक तकनीकों को उपयोग में लाया जा रहा है। सही कहा आपने। इस फसल प्रबंधन में मक्का आधारित फसल चक्र को अपनाया जा रहा है और जायद मक्का लगाने पर अच्छा मुनाफा कमाया जा रहा है। इस बारे में भी हम अपने किसान भाइयों को लगातार बताते रहते हैं। जी हाँ, रबी सीज़न की फसलों की कटाई के बाद किसान भाई जो है जायद की मूंग लगा लेते हैं। इसके अलावा सब्जियों की खेती भी करते हैं। मूंग, उड़द, कद्दू वर्गीय सब्जियां भी इसमें उगाई जा सकती हैं। हाँ, अभी हमारे किसान भाइयों के खेतों में लगी हुई है जायद की फसलें। और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है किसान भाइयों। और इसके तहत गोबर की खाद और प्राकृतिक फसल प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि हमारे किसान जो है वो जागरूक रहे। बिल्कुल। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में फल, मक्खी, सफ़ेद मक्खी और अन्य कीट जो हैं फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए नीम आधारित जैविक उत्पादों का उपयोग करना सुरक्षित होता है और ये प्रभावी भी है। यदि हमारे किसान भाई रासायनिक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं तो उसका उपयोग सीमित मात्रा में करें। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, हमेशा ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो कि
गर्मी सहन कर सके और जल्दी पककर तैयार हो जाए। इसके लिए किसान भाई स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से या फिर अधिकारियों से भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सलाह ले सकते हैं। यदि उन्हें कुछ समस्या आ रही है अपनी जायद की फसलों के प्रबंधन के लिए, तो इस बारे में भी वो पूरी तरीके से सलाह लेकर अपनी फसल को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लगाकर उसका प्रबंधन भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हेमा बहन, यही थी हमारी आज की बात छिंदवाड़ा में जायद फसल प्रबंधन पर। अब आप बताइए क्या सुनवा रहे हैं हमारे किसान भाइयों को। बिल्कुल, और मनोरंजन के क्रम में अब हम अपने किसान भाइयों को सुनाने जा रहे हैं सुरेखा नामदेव की आवाज़ में ये देवी गीत। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और इस संदेश के बाद श्रोताओं, आइए अब हम जुड़ते हैं आज के मेहमान क्रम से। आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ हैं ग्राम हथनापुर से श्री राजेश सनोडिया, जो हमें जानकारी देंगे मत्स्य पालन के संबंध में, और आपसे बातचीत करेंगी कविता साहू। किसान भाइयों, हमारे आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ है श्री राजेश सनोडिया जी, जो कि ग्राम हथनापुर, पोस्ट हथनापुर से है। और ये प्रगतिशील युवा कृषक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे मछली पालक भी है। और इन्होंने अपने कैरियर में मछली पालन का बहुत अच्छा व्यवसाय बनाकर रखा हुआ है। तो आइए हम जानते हैं इनसे इनके कुछ सवाल मत्स्य पालन के लिए। राजेश भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम जी। राजेश भैया, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, मछली पालन के लिए पानी स्थायी होना चाहिए या फिर चलते पानी में भी मछली पालन किया जा सकता है? नहीं मैम, इसमें क्या हो, स्थायी पानी भी चल सकता है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपको अलग से एरेटर लगाना पड़ेगा। और यदि चलता पानी है तो फिर उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है लगाने की। इसके लिए तालाब की गहराई कितनी होना चाहिए? इसमें अधिकतम 8 फीट होना चाहिए, जिसमें कम से कम 6 साढ़े 6 फीट पानी रहना चाहिए। उसमें बहुत अच्छे से मछली पालन हो जाता है। इसके अलावा ये बताइए कि पानी का स्तर कितना होना चाहिए तालाब में? तालाब में 6 फीट होना चाहिए मैम अधिकतम। पर्याप्त होता है? और फिर उससे ज्यादा जितना हो जाए? नहीं, उससे ज्यादा होने पे क्या होता है, उसको लंबे समय लगता है। और जैसे जैसे वो जमीन के अंदर का पानी लेता है तो उसका प्रेशर बढ़ता है, तो उस कारण से मछली का साइज नहीं बढ़ पाता फिर जल्दी से। 6 से 7 फीट की हाइट वाला जो पानी रहता है एकदम नॉर्मली रहता है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब ये कि 100 वर्ग मीटर के तालाब में भी हम मछली पालन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम जी। राजेश भैया, ये बताइए कि इसके लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? इसमें 7.5 से लेके 8.5 तक होना अनिवार्य होता है। इसके अलावा हम ये पूछना चाहेंगे कि तालाब में चूने का उपचार कब और कैसे करना चाहिए हमारे किसान भाइयों को जो यदि मछली पालन का व्यवसाय
करना चाहते हैं? चूने का उपयोग तो बारिश आने के पहले किया जाता है। इससे जी। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं और पानी का मतलब पीएच बहुत अच्छा बनेगा। जो चाहिए रहता है 7.5 से लेकर 8.5 तक का, वो चूने के जी। माध्यम से पीएच बन जाता है अच्छा। और पानी एकदम प्योरीफाइड टाइप हो जाता है मैम। कहीं कहीं ऐसा सुनने में भी आता है कि कीड़े मकोड़ों के अलावा मछलियां जो हैं वो गोबर का सेवन भी करती हैं। एक्चुअल में ये तालाबों पे अपन तो फीड ज्यादा नहीं डाल पाते हैं, बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो इसमें जो जी। बाहर से जानवरों का गोबर पान पत्ते सड़गल के जो आते हैं तालाबों में, तो वो जी। मिट्टी और पानी में जैसे क्रिया करते हैं तो वे एक प्लैंकटन का रूप धारण करते हैं, जिसको मछली बहुत अच्छे से खाती है और उससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा हम और कौन सा आहार मछलियों के लिए सबसे उपयुक्त आप मानते हैं? वर्तमान समय में तो रेडीमेड फीड आने लगा है मछलियों का, बहुत सारी जी। कंपनियां हैं जो। तालाब तैयारी हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से करना चाहिए? राजेश भैया कुछ बताइए मछली पालन हाँ, के लिए। जैसे अपन पहली बार तालाब बनाए हुए हैं, जी। यदि उसमें 100 वर्ग फीट का तालाब बना हुआ है आपका, तो कम से कम उसमें 10 किलो चूने का छिड़काव कर दें। उसमें 1 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल के बीच में गोबर डाल दें। और उसके बाद यदि आसपास के अपने पेड़ पौधे लगे तो उसकी जो पत्तियां होती हैं खराब वाली उनको डाल सकते हैं। और जैसे जी। बारिश आती है, बारिश आने के 15 से 20 दिन बाद अपन बच्चे को छोड़ सकते हैं उसमें। तो इसमें जो झीका रहता है मछलियों के बच्चे, उनको जी। डालना चाहिए या इसका कोई बीज आता है डालने के लिए? इसका बीज भी आता है ना, IMC करके आता है हमारे यहाँ, रोहू कतला मृगल कॉमन ग्रास सिल्वर क्रास करके। जी। तो जिस सारी अलग अलग वैरायटी की मछलियां हैं जो अलग अलग चीजों को पसंद करती हैं, तालाबों में ऐसी 5 से 6 वैरायटी हो जाती है। मतलब किसी में प्रॉफिट तो किसी में मैनेज हो जाता है ऐसा। यदि अपन एक ही अच्छा। वैरायटी डालते हैं तो नुकसान हो जाता है। कौन सी मछली सबसे अच्छी मानी गई है राजेश भैया, ये बताइए। अभी तो हमारे यहाँ जो रेडीमेड फीड में चलती है, एक रूपचंदा चलती है, वो सबसे टॉप 1 वैरायटीज में है। और जी। उसके बाद चलती है पंगेसियस, जो नॉर्मल है अच्छा। हमारे यहाँ। इसके अलावा ये बताइए कि क्या ये जो आपने बीज के बारे में बताया मछलियों के उत्पन्न होने के लिए, तो ये बीज हमें हर साल डालना चाहिए या एक बार डालने से ही हो जाता नहीं, है? आपका यदि छोटा तालाब है तो फिर हर साल डालना पड़ता है। बहुत बड़े एरिया पे है, जैसे 2000 मतलब हेक्टेयर हो गया, 1000 हेक्टेयर हो गया, तो उसमें जी। एक बार छोड़ दो तो 2 साल 3 साल के लिए फ्री हो जाते हैं अपन लोग। लेकिन यदि छोटे तालाब हैं, 5 एकड़ जी। 10 एकड़ के, तो पर ईयर आपको छोड़ना पड़ेगा। जी। यदि आपके यहाँ जानवर हैं, जानवर को जो भूसा डालते हैं उसके बाद उसमें दाना डालते हैं अपन, जिसको खली चूनी मिला के डालते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज बच जाता है ना, यदि उसका भी उपयोग कर रहे हैं अपन लोग तालाब में तो बहुत अच्छा रहता है। आपका मतलब फीड की कॉस्टिंग 50% कम हो जाती है। आप पर डे का एक सिस्टम बना लें कि भाई हमने इसको रोज शाम को खाली कर दें या सुबह खाली कर दें और उसको ले जाके तालाब में छोड़ दें। क्या मतलब हम घर के बचे कुचे जो पदार्थ रहते हैं वो भी मछलियों को हाँ दे हाँ, सकते हैं खाने आपके के यहाँ लिए? के जितने भी फल सब्जियां जो भी हैं वेस्टेज में, तो सभी आप तालाब में छोड़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहती इसमें। आपका मतलब 50% जो रेडीमेड फीड रहता है उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। तो राजेश भैया ये बताइए कि कुछ मछलियां बीमार भी पड़ती होंगी, तो उनके क्या लक्षण होते हैं? हाँ, उसमें देखिए सबसे पहले तो कई बार देखा है मैंने, मुंह के कान के पास में लाल होना या उल्टे पुल्टे होना या अपनी जगह में राउंडिंग लेना, ये लक्षण होते हैं बीमारी के। तो पानी में फिर इनके लक्षणों का अपन पहचान कैसे कर पाएंगे? नहीं, वो जैसे मोटिलिटी होती है, कोई इन्फेक्शन दिखता है तो वो सतह में तैरने लगते हैं ऊपर ऊपर। अच्छा, चलती हुई गति करती हुई नहीं दिखती है, वो एक ही जगह स्थायी दिखती हाँ है? जी जी, स्थायी दिखने लगेगी या मोटिलिटी के ऊपर आ जाती हैं, या जी। फिर अपनी जगह पे राउंडर भौरे सुस्त जैसे सी घूमना नजर चालू। आती होंगी। जी। हाँ जी जी, वहीं वहीं घूमती रहती हैं, फिर वो लंबा एरिया नहीं कवर कर पाती अच्छा, हैं। गति नहीं कर पाती है। तो फिर बीमार यदि हो जाती है वो, तो उनके उपचार के लिए क्या व्यवस्था बनाते इसमें रखनी 2-3 मेडिसिन है नॉर्मली, जी। जो अपने यहाँ नॉर्मल मेडिकल में मिल जाती है। एक तो अपना जो एंटीबायोटिक हो गया, जो जानवरों को किल्ली वगैरह हो जाती है वो दवाई लगाने, उसको क्या पानी में छिड़काव कर देते हैं। जी। और नहीं तो फिर डीजल या मिट्टी का तेल का ही छिड़काव कर देते हैं अपन लोग। हाँ जी। हाँ, और तो अधिकतम फिर ज्यादा ही समस्या बनती है तो जो गड़ी वाला जो नमक होता है अपना, पर जी, उसको घोल के फिर तालाब में छिड़काव करना पड़ता है जी। कितने पानी में कितना नमक उपयोग करना हाँ, चाहिए? 10 लीटर पानी में 2 किलो नमक पर्याप्त होता है, लेकिन वो घुलना चाहिए प्रॉपर। तो पूरे हाँ तालाब के लिए पर्याप्त हो जाता है इतना? हाँ इसके लिए कोई विशेषज्ञों से हमारे किसान भाई सलाह भी ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और मत्स्य पालन के लिए सरकार की तरफ से क्या लाभ मिलता है, आप ये भी हाँ, बताइए। उसमें देखिए ST SC और महिला OBC वालों को
जी। 60% सब्सिडी है, और पुरुष में ओबीसी और जनरल वालों को सिर्फ 40%। यानी कि कोई छोटे स्तर से भी बड़े स्तर तक के लेके हाँ, जाना चाहे इसमें मत्स्य तो पालन आप तो कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो 50,000 से लेके 5 लाख 10 लाख तक के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। कभी कभी विभागों में ट्रेनिंग भी चलती है, सारी चीज समझाते भी हैं। और फिर इसके विक्रय के लिए आप कैसी व्यवस्था बना के रखते हैं? हमारे भाइयों को बताइए कि विक्रय हमारे यहाँ से तो फार्म से ही जिंदा मछली सप्लाई होती है, क्योंकि हम मोर्टेलिटी मरी वाली मछली को सप्लाई करना पसंद नहीं करते हैं, जिंदा मछली सप्लाई करते हैं पूरा। तो फिर आप ठेके पे दे देते होंगे या फिर हाँ होलसेल रेट पे दे देते हैं। बुलवा हाँ, कर मछुआरों नहीं, मछुआरों को भी, और होलसेल जैसी अपनी व्यवस्था है, जैसा माल आपका रेडी हुआ है जी। उस अनुसार से। क्या मार्केट में सभी लोग बैठे हुए हैं आज के समय, मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत खत्म हो चुकी है, क्योंकि हर जगह पे, हर गांव पे आजकल बाजार लगने लगी हैं जी। और फिर बड़े मार्केट तो हैं ही। पर्याप्त पानी में रख के भिजवाना पड़ता होगा बाजार में जिंदा मछली? हाँ, पानी में रख के बिल्कुल। किसान भाइयों, हमारे आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ थे बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मत्स्य पालन के विषय में, मछली पालन का व्यवसाय हमारे राजेश भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे सुचारू रूप से करना चाहिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। और हमारे राजेश भैया ग्राम हथनापुर, पोस्ट हथनापुर से। तो राजेश भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम जी। श्रोताओं, अभी आपने सुना मेहमान क्रम, और आइए जुड़ते हैं इस संदेश से। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं, और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। श्रोता, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से, जिसका विषय है लौकी, कद्दू और तरबूज की खेती। कविता बहन, आज हम अपनी चर्चा में जिन फसलों की चर्चा करने जा रहे हैं ये कद्दू वर्गीय फसलों के अंतर्गत आते हैं। लौकी, कद्दू और तरबूज की खेती, इन्हें बेल वाली सब्जियां भी कहा जाता है। इनकी खेती गर्मियों के मौसम में आसानी से की जा सकती है। इन फसलों की अगेती खेती करके किसान अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। जी हाँ हेमा बहन, मानव आहार में इन फसलों का महत्वपूर्ण योगदान शुरू से ही रहा है, ये तो हम देखते हैं। और पोषण की दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें आवश्यक विटामिन, खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। और किसान भाइयों, इन फसलों को लगाने से खेती की तैयारी कर लेना जरूरी है। जी, इन फसलों की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट या बलुई दोमट मिट्टी
अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जल निकास की जो व्यवस्था होती है वो इसमें जल निकास अच्छी तरह से हो जाता है। इसके अलावा मिट्टी में कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए और मिट्टी का पीएच मान करीब 6 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। जी हाँ, बेल वाली फसलों की यदि हम बात करें तो इनमें खाद और उर्वरकों की सही मात्रा अच्छी तरीके से हमें देना चाहिए। और जहाँ तक खेत की तैयारी की बात यदि होती है तो उनकी तैयारी के लिए इसका समय होता है 15 से 20 जो दिन होते हैं हमारी जो फसल लगाने के, उसमें ही हमें तैयारी कर लेना चाहिए। और खेत की तैयारी के समय हमें 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी तरीके से पकी हुई गोबर की खाद और नत्रजन 80 किलोग्राम की आधी मात्रा, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय हमें देना चाहिए। बिल्कुल कविता बहन, इन खाद और उर्वरकों का उपयोग कर बची हुई नत्रजन की मात्रा को 20 से 25 दिन में व 40 दिन की फसल की अवस्था में दे देना चाहिए। जी। किसान भाई बीजों की बुआई के लिए खेत में लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बना लेनी चाहिए। किसान भाइयों, एक नाले से दूसरी नाले की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 2 से 5 मीटर तक रखें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो तो एक स्थान पर 4 से 5 बीज की बुआई हम कर सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, लौकी के लिए बीज की दर 4 से 5 किलोग्राम, कद्दू की 3 से 4 किलोग्राम और तरबूज के लिए 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इन फसलों की विभिन्न किस्मों और संकर प्रजातियों में लौकी के लिए पूसा हाइब्रिड 3, पूसा संदेश, अर्का बहार, पूसा नवीन, पंत लौकी 4, पूसा संतुष्टि, पूसा समृद्धि प्रमुख है। किसान भाइयों, कद्दू की प्रजातियों में पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड 1 है और तरबूज में शुगर बेबी, दुर्गापुर मीठा, अर्का मानिक, ये सबसे महत्वपूर्ण फसलें मानी गई हैं। और गर्मी की फसल में सिंचाई 6 से 7 दिनों के अंतराल में देते रहना चाहिए, है ना। या फिर जब भी आवश्यकता हो तो उस हिसाब से हमें समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बिल्कुल, और क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है जी, तो समय समय पर करना ही ज़्यादा अच्छा है। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों में लाल कद भृंग कीट फसलों को नुकसान पहुँचाता है। इससे पत्तों में छेद हो जाते हैं, अक्सर पत्तों में छेद देखे जाते हैं। जी। इसके प्रबंधन के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें या फिर पीला चिपचिपा प्रपंच के माध्यम से भी इसका प्रबंधन कर सकते हैं। जी हाँ, चेपा लगभग सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों को नुकसान पहुंचाता है ना हेमा बहन। ये फसलों के कोमल भागों से रस चूस लेता है और हानि पहुंचाता है और इनका प्रबंधन अनिवार्य रूप से हमें करना चाहिए। इसके लिए वर्टिसिलियम लेनिकनी 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से डालकर इसका छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, और लौकी व कद्दू की जो तुड़ाई है कच्चे और मुलायम अवस्था में करें। तरबूज फसल की कटाई का समय फल की परिपक्वता पर आधारित होता है, ना कि जो फलों के आकार से। फल पक गया है इसका पता फल पर हल्की चोट करने से उसमें जो आवाज़ आती है, एक सुस्त सी आवाज़ आती है, उससे पता चल जाता है और ऊपरी सिरे पर बालों जैसा एक सिरा विकसित हो जाता है। जी। और फल जो है ज़मीन में जो हिस्सा जो छूता है उसमें पीलापन आ जाता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये तरबूज पक गया है। जी हाँ श्रोताओं, ये थी हमारी आज की चर्चा और हमारी चर्चा का विषय हमने लिया था लौकी, कद्दू और तरबूज की खेती के संबंध में। अब इन सभी हमारे विषयों के साथ में वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, तो अनुमति दीजिए अपनी बहन कविता साहू और हेमा विश्वकर्मा को कहते हैं राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।